क्वार्टर भी है और मंथ भी है। तो ये जो अभी सम आना चाहिए टोटल एमटीडी का, वो हमारा आना चाहिए दिसंबर मंथ का। मैं इसको ज़रा नन कर देता हूँ यहाँ पे। नन करने के लिए मुझे कॉल आउट वैल्यू पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे नन करना पड़ेगा। अब ये 19,9063 आ रहा है, 19,963 आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू एमटीडी फंक्शन हमारे पास भी जो वैल्यू आ रही है वो 19,9063 आ रही है, यानी ये दिसंबर हमारा जो ऑर्डर डेट का लास्ट मंथ है उसकी जो सेल आ रही है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह क्यू टी डी वाई टी डी और ये फिजिकल ईयर की तरफ मैं आपको लेके आ रहा हूँ। ये क्यू टी डी और वाई टी डी के लिए भी चलें, क्यू टी डी ऊपर वाली एक लाइन कर लेते हैं फिर उसके बाद उसकी कर लेंगे। करंट क्यू टी डी का मतलब ये है कि जो हमारे मॉडल में आखिरी क्वार्टर है, क्वार्टर फोर, उसका सम यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर की जो सेल आ रही है वो यहाँ पे प्रेजेंट हो रही है। तो यहाँ पे आके मैं इसको जस्ट क्लिक कर देता हूँ और सिर्फ यहाँ पे क्वार्टर फोर को सिलेक्ट करता हूँ। तो क्वार्टर फोर की वैल्यू आ रही है 55,717। मैं यहाँ आके वैल्यूएशन में चेक करता हूँ कि जो मेरा डेक्स लिखा हुआ है, डेक्स भी आपको दिखा देता हूँ ताकि एक तरह की रिवीजन हो जाए। कुछ भी नहीं किया है, एम की जगह पे क्यू कर दिया है और डेट्स एम की जगह पे डेट्स क्यू कर दिया। और मेरा ये अरफान भाई, आपकी स्क्रीन स्टक है, मतलब शो नहीं हो रही और सिर्फ टाइम इंटेलिजेंस वाली स्क्रीन शो हो रही है। अच्छा, दोबारा कर लेता हूँ एक मिनट। हाँ, क्योंकि आपका कोई डेस्क नहीं हमें नजर आया। तो मैं भी बोल ही जा रहा हूँ कि बंदा स्टॉप करे यार। नहीं, मैं समझा शायद अभी दिखाएंगे, अभी नहीं, स्क्रीन नहीं शो नहीं, तो हो विजिबल रही है है। अभी। मेरी शो हो रही स्क्रीन है यासीन स्क्रीन। भाई एक ही शो हो रही है, जस्ट जिसमें टाइम इंटेलिजेंट हाँ डेस्क एक्सरसाइज लिखा हुआ है, मगर डेस्क नहीं शो हो रहा है, हाँ, जो इरफान भाई जिसके बारे में बता कर, ये आप देखिए आप। अच्छा। उमेर शो हो रही है यार। ई सर स्क्रीन शो हो रही है। अच्छा, ये मैं आपको डेक्स बता रहा था जो करंट क्यूटीडी के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे जो टॉप पे करंट लिखा हुआ है क्यूटीडी के बिल्कुल। अंदर हम लोगों ने यहाँ पे फिल्टर देना होता है, फिल्टर की रेंज बतानी होती है और उस फिल्टर के अकॉर्डिंगली हमें कुछ एक्सप्रेशन एवेलुएट करवाना होता है। ठीक है, एक्सप्रेशन एवेलुएट करवाने के लिए हमारे पास जो डेक्स है वो टोटल क्यूटीडी है। अच्छा, यहाँ पे कैलकुलेट फंक्शन भी यूज़ हो सकता है, जो हमने लास्ट टाइम देखा था कि यहाँ पे हम कैलकुलेट फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। कैलकुलेट भी क्या करता है कि एक्सप्रेशन को एवेलुएट करता है एक फ़िल्टर के अगेंस्ट में। यहाँ जो भी आप लिखेंगे वो एक फ़िल्टर यानी एक डेट रेंज आपको आउटपुट करेगा और वो आउटपुट के अगेंस्ट में आपका जो सम होके आ रहा होगा या वैल्यूएशन में कुछ भी आ सकता है, सम एवरेज काउंट कुछ भी आ सकता है, उसको वैल्यूएट करके देता है। अच्छा, क्यू टी डी डेट्स क्यू टी डी मैंने आपको बताया था। डेट क्यू टी डी क्या करता है कि हमें क्वार्टर, हमारे मॉडल में जो लास्ट क्वार्टर आ रहा होता है, ये मैं बात कर रहा हूँ अदर देन फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। अगर फिल्टर कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे तो जो भी उसको इनपुट में मिलेगा उसके अकॉर्डिंगली वो क्वार्टर निकाल के देगा। अच्छा, ये यहाँ पे हम क्योंकि कार्ड्स के ऊपर एक स्केलर वैल्यू प्लॉट कर रहे हैं, एक सिंगल वैल्यू प्लॉट कर रहे हैं, इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हमारे मॉडल की जो लास्ट क्वार्टर की डेट आती है ना, उसको ये वैल्यूएट करता है और उसके अकॉर्डिंगली सम करके हमें वैल्यूएशन करके देता है टोटल क्यूटीडी। वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद हम देख लेते हैं क्यूटीडी में क्या लिखा हुआ है और हमारी वेरिफिकेशन में जो नंबर आया वो अकॉर्डिंग टू सेम आया। मैंने सिर्फ 2017 के लास्ट क्वार्टर को ही सिलेक्ट किया है और उसके अकॉर्डिंगली जो फ़िल्टर होके सम आ रहा है उसकी वैल्यू मेरी सेम आ रही है। इसी तरह वाई टी डी की बात करूँ तो करंट है। करंट वाई टी डी का मतलब ये है कि अगर मैं वाई टी डी का फंक्शन यूज़ करूँगा, मॉडल में जो मेरा आखिरी साल आ रहा है उस सारे साल को ये सम करके मुझे देगा। एक्सप्रेशन में क्या आ रहा है, एक्सप्रेशन में क्यू की जगह पे वाई आ गया है, बाकी वही चीज़ ही है। और इसको मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। यहाँ पे आके मैं इसको ड्रॉप करके मैं 2017 की पूरी सेल निकालता हूँ तो मेरे पास ये नंबर आ रहा है 123297 और यही नंबर मेरे पास यहाँ पे आ रहा है 123297। इसका मतलब है जो हमने डेक्स यूज़ किया है वो बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा ये ट्रिकी है फिजिकल ईयर के बारे में। मैंने एक शॉर्ट सी वीडियो लास्ट टाइम आपको बना के भेज दी थी, अगर आपने नहीं देखी है तो वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लास्ट टाइम बात हुई थी कि ईयर के अंदर अगर फ़र्ज़ करें हमने फिजिकल ईयर के अकॉर्डिंग डाटा देखना है तो फिजिकल ईयर हमारा जो करंट फिजिकल ईयर है, फ़र्ज़ करें कि मॉडल में 2017 डेट आ रही है आखिरी जो आ रही है, तो जो फिजिकल ईयर आएगा जुलाई के बाद
जुलाई के बाद जो फिजिकल ईयर आएगा वो हमारा 2017 और 2018 होगा, वही हमारा करंट फिजिकल ईयर टू डेट होगा। सही है। वो मैं यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन में बता देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मेरा करंट जो अभी फिजिकल ईयर हुआ है ना वो शुरू, वो Q3 और Q4 के साथ है बस। क्योंकि यहाँ पे 2018 का डाटा नहीं है। 2018 का अगर पहला क्वार्टर और दूसरा क्वार्टर होता तो मैं उसको भी सिलेक्ट करता, क्योंकि मेरा करंट ईयर फिजिकल ईयर जो बनना था वो बनना था Q3 से लेके अगले Q2 तक। ये मेरा फिजिकल ईयर बनना था। सही है। तो अभी जो करंट ईयर का मेरा करंट फिजिकल ईयर का जो मेरा YTD बनेगा वो अकॉर्डिंग टू डाटा Q3 और Q4 का सम बनेगा। तो Q3 और Q4 को अगर मैं सम करता हूँ फिजिकल ईयर के साथ, तो मेरी जो वैल्यू आ रही है 85655, वो करंट ईयर फिजिकल ईयर के अकॉर्डिंगली आ रही है। सही है। ये मेरा वेरीफाई हो गया। लेकिन इसको करना कैसे है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ट्रिकी है। यहाँ पे जस्ट आपने जब डेट्स MTD दे रहे होना है, यहाँ पे डेट्स MTD, सॉरी MTD कह रहा हूँ, डेट्स YTD। जैसे मैं डेट्स YTD देता हूँ तो यहाँ पे वो मुझे कह रहा है यहाँ पे एंड ईयर डेट मेंशन करो। अब मेरा फिजिकल ईयर स्टार्ट होता है वो 1 जुलाई से और ख़त्म होता है 30 जून तक। तो 30 जून यहाँ पे मुझे यहाँ पे डेट मेंशन करनी है, जो लास्ट टाइम मैं नहीं कर रहा था। डेट्स YTD में भी करनी है और अगर टोटल YTD में भी करनी है, दोनों जगहों पे आपने मेंशन करना है। किसी एक जगह नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट नहीं आए। अब मैं यहाँ पे उसको कह रहा हूँ, मेरा यहाँ पे डेट्स YTD के अंदर जो एंड बनता है वो 6/30 है, यानी 30th जून बनता है। इसके बाद कोमे के बाद ये टोटल YTD का एक्सप्रेशन आ गया। टोटल YTD में अगर आपने कोई भी ऑप्शनल जो ऑप्शनल होती है पैरामीटर, उसको बाईपास करना हो तो आपने 2 दफ़ा कोमा नहीं लिखना होता। ये हम पढ़ते रहे हैं पहले कि अगर किसी को बाईपास करना है, अगर आपने ऑप्शनल का नहीं देना चाह रहे, तो आपने एक कोमा दे के फिर आगे बाईपास कर लेते हैं। मैं ये दे के दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे वो एरर दे देता है। यहाँ पे एंड ईयर वही है मेरा 630 है, और मैं यहाँ पे इसको ऐसे एंटर कर, अब ये मुझे एरर दे रहा है क्योंकि डेक्स इधर पावर BI के अंदर ना पैरामीटर इस तरह बाईपास नहीं होते। अगर आपने ऑप्शनल पैरामीटर को बाईपास करना है तो बस आपने ऑप्शनल में से किसी एक को भी मेंशन कर देंगे तो अकॉर्डिंगली वो उसको देख लेगा। इस बात को ज़रा फॉलो करना है, क्योंकि ये आगे चल के शायद आपको तंग करे कि आप ऑप्शनल को बाईपास करना चाह रहे हैं और एक कोमा अदाफी लगा रहे हैं, फिर आपका मसला आ रहा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपने बाईपास करना है, तो बेशक यहाँ पे आके उसको ये पैरामीटर वैल्यू, इसको आपने बाईपास करना है तो आप इसको ना लिखें। इसके बाद कोमे के बाद आप अपनी वैल्यू दे दें। वो असल में जो भी आप वैल्यू देंगे वो ऑप्शनल में से खुद ही देखेगा उसको। ये वैसे बड़ी अजीब चीज़ है मेरे लिए, मैं इसको फंसा भी हूँ। चलें, बहरहाल ये आप इसमें जो भी ऑप्शनल को बाईपास करना चाहते हैं उसके लिए जस्ट एक कोमा यूज़ करें, और इसको आपने यहाँ पे ड्रैग करके ले आना है। मैं इसको ज़रा इशारिया ख़त्म कर दूँ यहाँ पे। अच्छा, ये वैल्यू मेरी अब मीट कर रही है। अच्छा, ये जो दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन के अंदर मैंने क्या किया है, दूसरी लाइन के अंदर मैंने प्रीवियस मंथ की टोटल सेल निकाली है। यहाँ पे पूरे दिसंबर की सेल आ रही थी और यहाँ पे मैं नवंबर की सेल देखना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये यहाँ पे डेक्स लिखा है, कैलकुलेट का फंक्शन यूज़ किया है यहाँ पे, और मैंने जस्ट यहाँ पे जो पैरामीटर पास किया है वो प्रीवियस मंथ का कर दिया। प्रीवियस मंथ में यहाँ पे जो डेट निकलेगी वो दिसंबर की MTD की डेट निकलेगी, और प्रीवियस मंथ उसको क्या कर देगा, नवंबर कर देगा। तो वो कंप्लीट नवंबर बन के हमारा कैलकुलेट हो रहा होगा। ये पूरे नवंबर की सेल होगी, ये MTD नहीं है। MTD इज़ डिफरेंट। ये कंप्लीट मंथ की सेल निकालेगा नवंबर की। अगर फ़र्ज़ करें मुझे 1 नवंबर से लेके अपनी 30 दिसंबर तक की सेल देखनी है तो वो MTD होगा, वो उसको कहते हैं प्रीवियस MTD। उसके प्रीवियस MTD के लिए अलग से फंक्शन है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें मुझे सिर्फ नवंबर की सेल निकालनी है, यहाँ पे दिसंबर की सेल निकली थी तो नवंबर की सेल निकालनी है, तो मुझे प्रीवियस मंथ का डेक्स यूज़ करना पड़ेगा और इसमें डेट्स MTD का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। इसको भी देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे आता हूँ और दिसंबर की सेल तो मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ। नवंबर की अब मुझे 2017 की लेटेस्ट डेट निकालनी है, तो 21602 है। मैं यहाँ पे आता हूँ, वो भी यही नंबर है 21602।
ठीक है। इसके बाद, इसके फ़ौरन बाद मैं आपको एमटीडी का दिखा देता हूँ। एमटीडी ये था नवंबर की सेल। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ प्रीवियस एमटीडी, यानी 1 नवंबर से लेके मेरी जो करंट डेट आ रही है तब तक की मैं वैल्यू देखना चाह रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को सम करना पड़ेगा। करंट एमटीडी मेरा दिसंबर है और प्रीवियस मंथ टोटल जो है वो मेरा क्या आ रहा है, वो मेरा आ रहा है नवंबर का। दिसंबर प्लस नवंबर बन जाएगा एमटीडी, यानी नवंबर से लेके दिसंबर तक की मेरी टोटल जो वैल्यू आएगी वो 41565 आएगी। इन दोनों मैयर्स को हमने जमा कर देना है। जमा करने के बाद जो आएगी वो एमटीडी आएगी। ठीक है। अच्छा, एमटीडी को भी वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमने नवंबर और दिसंबर दोनों की सेल देखी है। नवंबर और दिसंबर यानी 1 नवंबर से लेके 30 दिसंबर तक की जो सेल आ रही है वो 41,565 आ रही है। जो यहाँ पे भी सर ये 41,565 आ रही है। दोनों को प्लस क्यों कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही इसकी। यार ये मंथ टू डेट है। मंथ टू डेट का मतलब क्या होता है कि आप ने जो प्रीवियस मंथ कौन सा हमारा है इस एमटीडी का, इस एमटीडी का पहले दिसंबर था करंट एमटीडी का। अच्छा, और प्रीवियस मंथ टू डेट का मतलब ये है कि 1 नवंबर से शुरू करो और मेरे मॉडल की जो आखिरी डेट आ रही है तब तक इसको सम करो। इसको मैं यहाँ पे यूँ समझाता हूँ कि अगर आपके ये डेट आ रही है ना, यहाँ पे मैं लास्ट में चला जाता हूँ। मैं अब ये चाह ये रहा हूँ कि मेरा एमटीडी निकले, मंथ टू डेट निकले। मंथ टू डेट का मतलब ये है कि मेरा यहाँ 1 नवंबर आ रहा है। अब मैं नवंबर की सेल नहीं निकाल रहा, मैं नवंबर प्रीवियस मंथ से शुरू करके यहाँ सर ये पे, मतलब 1 नवंबर से लेकर दिसंबर की इतनी तारीख हो चुकी है मॉडल में, जी, दिसंबर तक की जितनी इसका भी सम सेल, निकालेगा। हाँ, दिसंबर तक की जितनी भी सेल है उस सारों को मैं सम करना चाह रहा हूँ 1 नवंबर से लेके अपने आखिरी ठीक, तक। दिसंबर के, ठीक सर ये समझ आ गई आपसे। ये मंथ टू डेट है, ये मंथ कंप्लीट मंथ की सेल है। ये जितनी भी है ना कंप्लीट मंथ की सेल। इसी तरह क्वार्टर की भी आप निकाल सकते हैं, ईयर की भी आप निकाल सकते हैं। एक ईयर को हम देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर सेल, यानी ये था 2017 की सेल और ये हम 2016 की सेल देख रहे हैं। तो इसको भी ज़रा वेरीफाई कर लेते हैं वेरिफिकेशन में जाके कि क्या 2016 का सम जो आ रहा है हमारा वो कितना आ रहा है। वो मेरे पास आ रहा है 118385। यहाँ पे 118385 आ रहा है। इसके लिए कौन सा डेक्स यूज़ किया है आपने, प्रीवियस मंथ की जगह पे प्रीवियस ईयर का फंक्शन यूज़ किया है यहाँ पे। तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, प्रीवियस ईयर कर दिया। यहाँ पे डेट बाई टी डी 2016 की रेंज आ रही थी, 2016 की रेंज को, सॉरी 2017 की रेंज आ रही थी। 2017 की रेंज को 2016 बनाने के लिए प्रीवियस ईयर का डेक्स इसके बाहर लिखा है ताकि 2016 की रेंज बन जाए और 2016 के अकॉर्डिंगली हमें सम मिल जाए। तो यहाँ पे वो अकॉर्डिंगली सम मिल रहा है। अब प्रीवियस फिजिकल ईयर की बात कर लें तो प्रीवियस फिजिकल ईयर जो हमारा बनेगा ना यहाँ पे, वो हमारा बनेगा 2000, यहाँ पे तो करंट बना था 2017 और 18 और प्रीवियस बनेगा 2016 और 17। 2016 और 17 से मुराद ये है कि जब जुलाई शुरू हो, यहाँ पे जुलाई शुरू हुआ है, जुलाई और से लेके दिसंबर तक और फिर जनवरी से लेके हमारा जून तक, ये हमारा जो ईयर बन रहा है ये हमारा बन रहा है प्रीवियस फिजिकल ईयर। करंट फिजिकल ईयर बन रहा था 2017-18, 2017-18 है जुलाई से लेके दिसंबर तक और फिर जनवरी से 2018 से लेके जून 2018। लेकिन यहाँ पे जनवरी 2018 से लेके जून 2018 का डाटा नहीं था, इसलिए हमारा करंट वाईटीडी बना था फिजिकल ईयर के अकॉर्डिंगली सिर्फ क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4। लेकिन प्रीवियस बनेगा ना वो 2016 और 17 बनेगा। 2016 और 17 के ये दो क्वार्टर और ये दो क्वार्टर आपस में सम होंगे। इनकी सेल सम होगी 107619 है। यहाँ पे आके देख लें 107619 है। इसका टेक्स्ट मैंने कैसे लिखा था वो, अगर आप मेरी वो दूसरी वीडियो देखेंगे उसमें मैंने आपको ड्रॉ की हुई है वीडियो। जस्ट आपने यहाँ पे डेट वाईटीडी का भी लिख मेंशन करना है
और प्रीवियस ईयर का भी मेंशन करना है, और अकॉर्डिंगली टोटल वाईटीडी का भी आपने एंड ईयर मेंशन करना है कि कौन सी डेट है। 3 डेट्स यहाँ पे देंगे तो ये फंक्शन हमारा काम करेगा। सही है। ये मैं फ़ाइल आप लोगों से शेयर कर लूँगा, आप अपने तौर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर प्रैक्टिस में कोई मसला है तो पूछ लीजिएगा। आज हमने जो करना है ना बेसिकली, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आज हम क्या करने जा रहे हैं। आज हमने जो फंक्शन करने हैं वो डेट ऐड किए हैं, यहाँ पे एक और डी लगेगा, डेट ऐड किए हैं, और डेट्स इन पीरियड है, और सेम पीरियड लास्ट ईयर है। सबसे पहले ये सेम पीरियड लास्ट ईयर कर लेते हैं ताकि हमारी जो एक्सरसाइज शुरू हुई हुई है ना, प्रीवियस जो हमारी शुरू हुई हुई है, वो उसको हम कंक्लूड कर लें। इसके अंदर अगर आए हैं तो एक्सरसाइज के अंदर जो मैंने आप लोगों को चीज़ें करवाई हैं वो ये वाली करवाई हैं टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे सेम पीरियड लास्ट ईयर एमटीडी निकालना है, और इसी तरह सेम पीरियड लास्ट ईयर क्यूटीडी और वाईटीडी निकालना है हमने। अच्छा, सेम पीरियड लास्ट ईयर की मैंने एक डेफिनेशन आप लोगों को लिखी है यहाँ पे, उसको पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये करता क्या है, रिटर्न क्या करता है, रिटर्न ए टेबल दैट कंटेन्स ए कॉलम ऑफ डेट्स। अभी मैंने आप लोगों को जितने भी डेट्स के फंक्शन है ना वो सारे करवाए हैं, और बल्कि मैंने एक फ़ाइल भी एक्सेल की बना के आप लोगों को शेयर कर दिया है कि जितने भी डेट्स के फ़िल्टर करने वाले डेक्स हैं ना उसको मैंने इकट्ठा करके आप लोगों को शेयर कर दिया है। तो यहाँ पे सेम पीरियड लास्ट ईयर क्या काम कर रहा है कि हमें एक टेबल रिटर्न करेगा जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम होगा ऑफ डेट्स, यानी ये डेट रेंज हमें दे देगा, लेकिन एवेलुएशन कुछ नहीं करके देगा। एवेलुएशन के लिए इसके बाहर कोई हमें कोई ना कोई एवेलुएशन करने वाला डेक्स यूज़ करना पड़ेगा, जिस तरह हमने टोटल वाईटीडी या टोटल एमटीडी, वो एक्सप्रेशन को एवेलुएट करता है किसी रेंज के अगेंस्ट, या कैलकुलेट का फंक्शन है। तो मोस्टली जो हमारे जितने भी डेट्स के रेंज के फ़िल्टर होते हैं ना, वो हमें सिर्फ रेंज दे रहे होते हैं, और वो रेंज अकॉर्डिंगली हम एक एक्सप्रेशन एवेलुएशन के डेक्स में यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसको भी हम एक एक्सप्रेशन एवेलुएट करने वाले डेक्स के बाहर यूज़ करेंगे। वही करता है, लेकिन करता क्या है, डेट्स के क्या करता है, शिफ्ट 1 ईयर बैक इन टाइम फ्रॉम द डेट्स इन द स्पेसिफाइड डेट कॉलम इन द करंट कॉन्टेक्स्ट। ये क्या करता है कि जो आप उसको डेट मेंशन करते हो उसको 1 साल पीछे ले जाता है। सेम पीरियड लास्ट ईयर, लास्ट का मतलब है पीछे ले जाता है, पीरियड का क्या मतलब है, पीरियड का मतलब है हमारा जो हायरार्की है डेट की हायरार्की से मुराद ये है कि अगर डेट है तो उसके पिछले साल की डेट के अकॉर्डिंगली हमें ले जाएगा। अगर मंथ है तो मंथ पीरियड है तो हमें उतने ही मंथ पीछे ले जाएगा, लेकिन वो पिछले साल की शो करवाएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, फर्ज करें मैं आपको वापस इधर लेके आता हूँ यहाँ पे। मैंने अभी एमटीडी में निकाला था दिसंबर की सेल, ठीक है। एमटीडी मेरा क्या काम कर रहा था, दिसंबर की सेल निकाली थी उसने। क्या कोई ऐसा फंक्शन है कि मैं 2017 की दिसंबर की सेल तो देख रहा हूँ, क्या कोई ऐसा फंक्शन है कि मैं 2016 की दिसंबर की सेल को देख सकूँ। तो 2016 के दिसंबर की सेल निकालने के लिए हमारे पास जो डेक्स अवेलेबल है उसका नाम है सेम पीरियड लास्ट ईयर। आप मंथ पास कर रहे हो पीरियड में, तो अकॉर्डिंगली वो आपको मंथ ही पिछला दिखाएगा लेकिन लास्ट ईयर का दिखाएगा, ठीक है। मतलब मेरे दिसंबर में जितनी सेल हुई थी 2017 में, और मुझे देखना है कि 2016 के दिसंबर में कितनी सेल हुई थी, तो वो सेम पीरियड लास्ट ईयर यूज़ होगा। इसी तरह क्वार्टर के केस में क्या होगा, अगर फ़र्ज़ करें मेरी क्वार्टर की सेल ये है और मैं देखना चाहता हूँ कि 2016 के लास्ट क्वार्टर में मुझे कितनी सेल हुई थी, तो मुझे सेम पीरियड लास्ट ईयर का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा ताकि मैं देख सकूँ कि 2016 के पिछले वाले साल में कितनी, उसी पीरियड के अकॉर्डिंगली कितनी सेल हुई। अगर मैं ईयर की बात करूं तो सेम पीरियड लास्ट ईयर, अगर 2016 की मेरे पास सेल अवेलेबल है तो मैं प्रीवियस ईयर का फंक्शन नहीं यूज़ करना चाहता, तो मेरे अकॉर्डिंगली एक और फंक्शन है सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो अगर मैंने 2017 सेलेक्ट किया है तो वो पिछले साल 2016 की सेल मुझे देगा। तो ये सेम पीरियड लास्ट ईयर का फंक्शन है, यानी जो भी आप पीरियड देंगे, मंथ, डेट, ईयर, क्वार्टर, कुछ भी देंगे, वो अकॉर्डिंगली आपको लास्ट ईयर में शो करवाएगा। सेम का मतलब ये है कि उतनी ड्यूरेशन में आपको दिखाएगा। अच्छा, ये रिटर्न क्या करेगा आपको,
डेट रेंज रिटर्न करेगा। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स के अंदर क्या है कि जस्ट हमने इसके अंदर एक कॉलम पास करना है डेट का कॉलम पास करना है, तो हमारे पास सेम पीरियड लास्ट ईयर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, इसको शुरू करते हैं और इसको हम यहाँ पे ही जो हम पहले कर रहे थे उधर ही ले आते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे इस एक्सरसाइज के अंदर ईयर एमटीडी। अच्छा, अब मैं एमटीडी निकालना चाह रहा हूँ सेम पीरियड लास्ट ईयर का। तो यहाँ पे एक मैं मैयर क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे न्यू मैयर, इसका नाम मैं रख लेता हूँ सेम पीरियड लास्ट ईयर एमटीडी। और मैं यहाँ पे कैलकुलेट का फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ। मुझे करवाना क्या है? सेल को सम करवाना है, लेकिन फ़िल्टर आउट क्या करना है? फ़िल्टर आउट करने के लिए अब मुझे यहाँ पे सेम पीरियड लास्ट ईयर का डेक्स यहाँ पे मेंशन करना है। इसके अंदर मैंने, क्योंकि अकॉर्डिंगली अपने करंट एमटीडी के अकॉर्डिंगली देखना है, तो डेट्स एमटीडी वही रेंज पास करूँगा जो हमारा यहाँ पे डेट्स अवेलेबल हैं। ये दिसंबर पूरा नहीं मैं देखना चाह रहा, जो मेरा रेंज अवेलेबल है 30th तक का, तो 30th तक की मैं देखना चाह रहा हूँ। इसको मैं फिक्स करने के लिए डेट्स एमटीडी यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं डेट पास करूँगा, डेट का फिल्टर पास करूँगा कैलेंडर डेट। ठीक है, कैलेंडर डेट यहाँ पे मैंने पास कर दिया और अकॉर्डिंगली सेम पीरियड लास्ट ईयर को भी मैंने क्लोज कर दिया और ये मेरा कैलकुलेट फंक्शन क्लोज हो गया। हमने किया क्या है कि सेम पीरियड लास्ट ईयर में हमने कोई डेट की रेंज पास करनी थी। वो डेट की रेंज मैंने डेट एमटीडी से ले लिया। डेट एमटीडी क्या काम करता है कि आपके जो रिसेंट मंथ आ रहा है उस मंथ की डेट को मैंने पास कर दिया। तो अब ये मंथ मैं पास कर रहा हूँ, तो मैं मंथ पास कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है अकॉर्डिंगली मुझे ये पिछले साल के दिसंबर की डेट को दिखाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको ओके कर देता हूँ। अरफान भाई, जी जी। अच्छा अगर हम डेट एमटीडी की बजाय डेट क्यूटीडी कर देते तो फिर हमें लास्ट ये पीरियड की क्यूटीडी के लिहाज से दिखाएगा फिर। बिल्कुल ऐसा ही है। ये अब आगे चल के हमने यही काम करना है, क्वार्टर भी निकालना है, ईयर भी निकालना है और फिर फिजिकल ईयर भी ठीक, निकालना है। सही। डेट बिटवीन का फंक्शन यूज करें तो डेट बिटवीन भी यूज़ कर सकते हैं। आपने उसको ये स्टार्ट मतलब डेट बतानी है और एंड मंथ। डेट बतानी है, लेकिन स्टार्ट डेट और एंड डेट बताने के लिए आपको मिन और मैक्स निकालना पड़ेगा उसका। आप या हार्ड कोड आपको डेट देनी पड़ेगी। सेम पीरियड क्या करता है? सेम पीरियड करता है कि जो आपके मॉडल की डेट है अकॉर्डिंगली उन्हीं डेट के अगेंस्ट में आपको दिखाता है। डेट बिटवीन भी यूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने जो अभी सेम पीरियड लास्ट ईयर वाला डेक्स में है उसको पास कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये वैल्यू आई है। ज़रा चेक भी कर लेते हैं इसको। और पहले मैं इसकी फॉर्मेटिंग कर दूँ। इसके अंदर मैं सिर्फ 0 डेसिमल तक वैल्यू शो करवाना चाह रहा हूँ और इसका नाम जो है वो टाइटल के अंदर सेम पीरियड लास्ट ईयर ये पास कर। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं कि ये दो हमारे करंट एमटीडी में क्या था, दिसंबर था और 1963 था। अब क्या 2016 जो पिछला साल है उसके दिसंबर में यही वैल्यू आ रही है कि नहीं, ये चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे क्या पास करना है? सिर्फ और सिर्फ मुझे दिसंबर देखना है। तो यहाँ पे जो मेरी वैल्यू आ रही है 20553 आ रही है, जो कि यहाँ पे भी हमारे 20553 आ रही है। इसने किया क्या सेम पीरियड लास्ट ईयर ने? इसने किया ये है कि सेम पीरियड लास्ट ईयर ने इसको शिफ्ट कर दिया है, इस डेट रेंज को शिफ्ट कर दिया है और अकॉर्डिंगली मुझे ये वाली डेट दे दी है। सही है। इस तरह मैं क्वार्टर का भी देखना चाह रहा हूँ, जो मेरा प्रीवियस जो मेरा करंट क्वार्टर था उसके अकॉर्डिंगली जो पिछले साल का क्वार्टर था उसमें कितनी सेल थी, वो मैं देखना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए भी डेक्स उसी तरह ही लिखेंगे। यहाँ पे न्यू मैयर में जाता हूँ और इधर आके मैं सेम पीरियड लास्ट ईयर क्यू टी डी लिखता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना है? कैलकुलेट करवाना है सेल्स को और यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखना है? सेम पीरियड लास्ट ईयर।
अब मैंने डेट्स एमटीडी नहीं, अब मैंने डेट्स क्यूटीडी यूज़ करना है। और डेट्स क्यूटीडी के अंदर मुझे क्या पास करना है, कैलेंडर की डेट को पास करना है, और कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे अगर देखें ना, तो जो अब सेम पीरियड लास्ट ईयर फंक्शन करेगा ना, वो अब क्वार्टर के अगेंस्ट करेगा, क्योंकि हमने उसको जो रेंज दी है ना डेट की, वो करंट की दी है, वो 2017 की दी है, लास्ट क्वार्टर की। अब लास्ट क्वार्टर बनेगा 2016 का लास्ट क्वार्टर। यहाँ पहले हम प्रीवियस मंथ करते थे, तो ये रेंज बन जाती थी दिसंबर से नवंबर। अब सेम पीरियड लास्ट ईयर क्या कर रहा है कि पिछले साल की क्वार्टर को हमें डिस्प्ले करवाएगा ये यहाँ पे। इसको मैं ओके कर देता हूँ, और इसको कॉपी कर लेते हैं इसको। इसके अंदर जो वैल्यू है उसको ख़त्म करके यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, जो भी हमने क्यू टी टी बनाया है सेम पीरियड लास्ट ईयर का, इसके साथ। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ, इसका नाम भी मुझे चेंज करना है। इसका जो टाइटल है, अब टाइटल इसका सेम पीरियड लास्ट ईयर क्यू टी टी बना। अब होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि जो मेरा क्वार्टर फोर है वो चेंज हो जाना चाहिए इसके साथ, सेम पीरियड लास्ट ईयर। क्वार्टर फोर को मैं देख लेता हूँ 2016 का सम कितना आ रहा है, वो आ रहा है 36217। तो मेरे पास भी यहाँ पे क्या आ रहा है, 36217। पीरियड चेंज कर दिया है सेम पीरियड ने, कि जो करंट क्वार्टर आ रहा था, पीरियड चेंज करके लास्ट ईयर में मुझे वो दिखा रहा है, इसलिए इसका नाम है सेम पीरियड लास्ट ईयर। इसके बाद मैं सेम पीरियड लास्ट ईयर वाई टी डी निकाल लेता हूँ। वाई टी डी निकालने के लिए यहाँ पे एक और नया मैं ये लिखता हूँ। अच्छा, यहाँ पे टोटल वाई टी डी भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन था उमर। मैंने कहा था कि वो जो भी रेंज आएगी उसको वैल्यूएशन करने वाला कोई हमें यहाँ पे आउटर साइड पे कोई फॉर्मूला चाहिए, तो टोटल वाई टी डी भी कर सकते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे सम करवाना चाह रहा हूँ, लेकिन किस डेट के अगेंस्ट करवाना चाह रहा हूँ, वो यहाँ से रेंज मुझसे मांग रहा है। तो रेंज निकलेगी सेम पीरियड से, और यहाँ पे जो रेंज निकालेगा वो निकालेगा डेट्स वाई टी डी। सही है, कैलेंडर की डेट में पास कर रहा हूँ। इसको ख़त्म करके मैं अब यहाँ पे वाई टी डी जो निकाला है सेम पीरियड लास्ट ईयर, उसको मैं इसको वैल्यूएशन में डाल रहा हूँ, इसको जीरो कर रहा हूँ। इसका टाइटल जो है वो चेंज कर रहा हूँ, टाइटल के अंदर आ जाएगा वाई टी डी। अच्छा, इसको देखने की ज़रूरत इसलिए नहीं है, जो मेरा 2016 का मैंने प्रीवियस ईयर की सेल निकाली हुई है वो ऑलरेडी मैंने पहले एक बैग से निकाली हुई है। अब वो सेम आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारा जो पहले निकला हुआ है वो प्रीवियस ईयर यानी 2016 की सेल निकली हुई है। तो सेम पीरियड लास्ट ईयर यानी 2017 का जो प्रीवियस ईयर आएगा वो 2016 ही है, इसलिए दोनों वैल्यू सेम आ रही है। तो मेरा रिजल्ट जो है वो सेम ओके आ रहा है। फिर भी अगर आप देखना चाहें यहाँ पे आके जस्ट आप 2016 को सिर्फ सेलेक्ट करें, तो आपकी जो वैल्यू आ रही है 118385, यहाँ पे भी 118385 आ रही है, क्योंकि ये सेम पीरियड बन रहा है 2017 का। सेम पीरियड 2017 का 2016 बन रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली मेरी ये सम आ रहा है। इसको मैं मजीद करता हूँ यहाँ पे। अब आ जाते हैं फिजिकल फिजिकल ईयर। इसको मैं, इसका जो डेक्स है वो लिख लेते हैं यहाँ पे। सेम पीरियड लास्ट ईयर, और मैं इसको कह रहा हूँ वाई फिजिकल ईयर टू। ठीक है, इसको मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। कैलकुलेट किया, सम किया, सेल्स किया, और उसके बाद सेम पीरियड लास्ट ईयर, और यहाँ पे डेट्स वाई टी डी,
डेट्स YTD, और यहाँ पे मैंने क्या पास करना है, डेट को। लेकिन ये मेरा फिजिकल ईयर है, मुझे यहाँ पे एंड डेट बतानी है। तो एंड डेट मैंने क्या बतानी है इसको, मेरा फिजिकल ईयर कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, 30 जून को ख़त्म हो रहा है। ईयर एंड डेट यानी ईयर जब ख़त्म हो रहा है तो उसकी आखिरी डेट क्या है, 30 जून। मैं यहाँ पे उसको 30 जून बता रहा हूँ। इस तरह मुझे सेम पीरियड लास्ट ईयर की नहीं बतानी। क्यों? यहाँ पे ईयर एंड डेट का कोई भी मुझसे वो पैरामीटर नहीं डिमांड कर रहा, मैं इसका तो नहीं करूँगा। मैंने इसको क्लोज कर दिया और इसको भी क्लोज कर दिया। जस्ट मैंने यहाँ पे एक ही पैरामीटर पास किया है। अगर मैं यहाँ पे टोटल YTD लिखता तो मुझे उसका भी मेंशन करना ज़रूरी था। ठीक है, इसको मैं एंटर कर, इसकी जगह पे मैं वो वाला जो अभी मैंने ड्राइव किया है वो लेके आ रहा हूँ, फिजिकल ईयर TD सेम पीरियड लास्ट ईयर। अच्छा, ये अब क्या काम करेगा इसको भी देख लेते, तो मैं आपको बता देता हूँ इसका क्या है। यहाँ पे मैं 0 कर रहा हूँ। अच्छा, अब मेरा करंट फिजिकल ईयर क्या बन रहा था, मेरा करंट फिजिकल ईयर बन रहा था 2017 और 2018। 2017 और 2018 मेरा फिजिकल ईयर बन रहा था। अब ये 2017 और 18 क्योंकि जनवरी 2018 नहीं है और जून 2018 नहीं है, तो इसका जो फिजिकल ईयर बनेगा ना, वो बनेगा मेरा ये Q3 और Q4, ये दोनों, ये मेरा फिजिकल ईयर बनेगा। सही है, क्योंकि मेरा सेम पीरियड है, यानी जो यहाँ पे पीरियड पास हुआ था उसके अकॉर्डिंगली मेरा यहाँ पे सम होना चाहिए। तो मैं देख लेता हूँ मेरा फिजिकल ईयर जो बनेगा वो क्या अकॉर्डिंगली सेम पीरियड के अकॉर्डिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा। मेरा Q3 और Q4 के केस में Q3 और Q4 का सम आ रहा है 69978। तो यहाँ पे भी 69978 आएगा। अच्छा, ये 69978 क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा जो फिजिकल ईयर है वो जो कैलकुलेट हुआ हुआ है वो Q3 और Q4 हुआ हुआ है, इसलिए वो यहाँ पे Q3 और Q4 को लेगा, ये Q1 और Q2 को नहीं लेगा। ये एक फ़र्क है सेम पीरियड लास्ट ईयर का, कि सेम पीरियड लास्ट ईयर जो आपका करंट फिजिकल ईयर होता है उसके अकॉर्डिंगली ही पीरियड बना के देता है और उसी पीरियड के अगेंस्ट में आपको सम वैल्यू देता है। ठीक है, ये समझ आ गई आपको? जी सर। अवेलेबल है ना यार सारे? ये मैं पढ़ी जा रहा हूँ, आपको मैं बोली जा रहा हूँ, आप करी जा रहे हो। इमरान साहब हाँ मैं, हाँ सुन रहा हूँ। आ गया समझ से। अच्छा आगे ये पूरी एक्सरसाइज होगी, इसके सारे डेस्क लिखे जा चुके हैं, मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। आप भी कोशिश कीजिएगा इसको एक्सप्लोर करने की, हम आगे चले जाते हैं। ये हाँ ये फाइल हमें मिल जाए ना। क्या कह रहे हैं यासिन भाई, कुछ कह रहे हैं? ये फाइल जी, ये फाइल मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, ये आप लोगों के लिए बनाई है बेसिकली। मैं ये आप कह रहा था कि आपकी आवाज़ ब्रेक हो जब रही है। प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये काफी हेल्प होगी इसकी। चले मैं मैं कह रहा हूँ आपको जब ये हम शेयर कर प्रैक्टिस देता हूँ। करेंगे ना इसकी। अब आगे बढ़ते हैं आज के दूसरे दो फंक्शन की तरफ। एक है डेट एड्स और एक है डेट्स इन पीरियड। इसकी एक एक्सरसाइज भी हमने करनी है आज, मूविंग एवरेज और मूविंग सम की, वो भी हम करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं डेट्स ऐड के ऊपर। बल्कि मैंने ना आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हमारे कौन से फंक्शन कुछ रह गए हैं, अगर वो भी रह गए हैं तो मैं आपको करवा के फिर इस तरफ ले आता हूँ। टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस हैं, इसका मेरे ख्याल में कल आखिरी लेक्चर हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें हम लोगों ने कर ली हुई हैं। इसमें क्लोजिंग बैलेंस मंथ, क्लोजिंग बैलेंस क्वार्टर, क्लोजिंग बैलेंस ईयर, ये बहुत कम यूज़ होता है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे फर्ज करें मेरे पास जो डेट्स अवेलेबल हैं वो 2 जनवरी से लेके, पहले मैं इसको अलाइन कर लेता हूँ। दो 1 जनवरी से लेके मेरे पास आज की डेट तक का डाटा है, ये 9 सितंबर 2023 तक का।
इस डाटा मॉडल के अंदर फ़र्ज़ करें मैंने क्लोजिंग मंथ देखना है मेरा, और क्लोजिंग मंथ का बैलेंस क्या है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, न्यू कॉलम में एक बनाता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ क्लोजिंग मंथ बैलेंस। ठीक है। इसको, इसके लिए क्या करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस मंथ ये एवेलुएट क्या करता है, तो जो जनवरी के आखिर में जो डेट आ रही है ना, उसके अकॉर्डिंगली जो भी सेल की वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे प्रेजेंट कर देता है। मतलब मैं यहाँ से कहता हूँ एक्सप्रेशन में सेल्स को दिखा दो मुझे, और डेट्स की जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे ऑर्डर्स टेबल का डेट है ये। ठीक है, ऑर्डर टेबल की डेट को पास कर रहा हूँ यहाँ पे, फिल्टर कुछ नहीं लगाना मुझे। जैसे ही यहाँ पे इसको क्लोजिंग, क्लोजिंग है ना, ये क्लोजिंग का मतलब है ये मंथ के क्लोजिंग में जो बैलेंस आ रहा है उसको ये शो करवाएगा। तो यहाँ पे अगर मैंने इसको जैसे ही एग्जीक्यूट करवाया है, तो यहाँ पे नहीं शो करवाएगा, जब मंथ एंड हो रहा होगा ना, उस मंथ एंड की एवेलुएशन करके मुझे दे देगा। क्योंकि एक वैल्यू की सम करें तो वो भी एक ही वैल्यू आती है, इसलिए सम जो यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया है ना मैंने, वो एक ही वैल्यू को सम करके आउटपुट दिखा रहा है। इसी तरह जब फरवरी का एंड आएगा तो उसका जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा उसको दिखा देगा, मार्च में दिखा देगा। तो ये अप्रैल में अगर आपने किसी के एंड मंथ की कोई क्लोजिंग बैलेंस दिखाना हो तो उसके लिए यूज होता है। क्वार्टर भी इसी तरह ही है, यानी जो क्वार्टर है जब खत्म होगा तो तब वो बैलेंस शो करवा रहा होगा। ये तीन डेक्स इतने यूज नहीं होते। इसी तरह स्टार्ट ऑफ ओपनिंग बैलेंस भी, ओपनिंग बैलेंस मंथ और ओपनिंग बैलेंस क्वार्टर, इसमें कोई एक कर लेते हैं, ओपनिंग बैलेंस ईयर कर लेते हैं। इसी कॉलम को रहने देता हूँ, यहाँ पे एक और कॉलम क्रिएट करता हूँ, ओपनिंग ईयर बैलेंस। इस टेक्स्ट के अंदर ओपनिंग लिख देते हैं इसको, ओपनिंग बैलेंस ईयर। तो मेरे पास 2 साल का डाटा है, 2022 और 2023 का। तो इसके अंदर भी मैं कहता हूँ कैलकुलेट, और सॉरी, ओपनिंग बैलेंस ईयर। एक्सप्रेशन में मुझे क्या करना है, उसकी वैल्यू को पास करना है। और डेट्स में मैंने, मेरे पास डेट कौन सी अवेलेबल है, ऑर्डर्स डेट अवेलेबल है। अब जो साल की, ये क्या इसने दे दिया, एक्सप्रेशन में मैं क्या दे रहा हूँ, सम ऑफ सेल्स कोमा, डेट में मैं ऑर्डर डेट उसको बात कर रहा हूँ। ये कोई एरर दे रहा है, सर्कुलर डिपेंडेंसी वाज डिटेक्टेड, ऑर्डर ओपीवाईबी, ऑर्डर सीएमबी। ऑर्डर बताना पड़ेगा, कोई और ऑप्शनल तो नहीं है इसका। जरा कूल करके दो। अब ये काम करेगा, अब ये काम करेगा। अच्छा, ये पहले जो एक फ़िल्टर हुआ हुआ था क्लोजिंग वाला, उसको उसकी वजह से मसला आ रहा था। ये अब करेगा क्या, एट द एंड ऑफ बिगिनिंग ये ओपनिंग बैलेंस ईयर शो करवाएगा। देख लेते हैं इसकी कोई वैल्यू भी आ रही है कि नहीं आ रही, ब्लैंक ही आ रहा है, क्यों नहीं शो करवा रहा। चले बहरहाल इसको देख लीजिएगा, खुद से भी एक्सप्लोर कीजिएगा ये कोई वैल्यू क्यों नहीं रिटर्न कर रहा है। ये आज का मुद्दा नहीं है। आज का मुद्दा जो है वो उस तरफ आ जाते हैं, ओपनिंग बैलेंस और ये तीन इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, क्लोजिंग बैलेंस और ये, इसको मैं बाईपास कर रहा हूँ। आज हम जो करने जा रहे हैं वो डेट ऐड है। डेट बिटवीन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, डेट्स इन पीरियड आज करेंगे।
और ये तीनों एम टी डीज और क्यू टी डीज डेट रेंज निकालते हैं। ये आपको मैं करवा चुका हूँ, एंड ऑफ मंथ, क्वार्टर और ईयर आ चुका है। इस तरह किसी की फर्स्ट डेट निकालनी हो तो ये है, फर्स्ट नॉन ब्लैंक डेट ये निकालनी हो तो फर्स्ट नॉन ब्लैंक, इसको फिर कल देख लेंगे अगर देखना हो तो। लास्ट डेट और लास्ट नॉन ब्लैंक, और ये भी उसी तरह ही है। लास्ट डेट का हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, शायद आज भी यूज़ हो। नेक्स्ट डे यानी एक दिन उससे आगे यानी +1 करना हो या नेक्स्ट डे उसका देखना हो तो वो भी आज देख लेते हैं। नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट क्वार्टर, नेक्स्ट ईयर, ये भी बहुत कम भी यूज़ होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर फर्ज करें मैं यहाँ पे आता हूँ अपने, यहाँ पे मैं नेक्स्ट डे का देखना चाह रहा हूँ। ये क्या रिटर्न करवाएगा, यकम का, यकम जनवरी का एक ऐड करके 2 जनवरी शो करवा देगा। इसी तरह इसमें एक ऐड करके अगली डेट डेट को शो करवा देगा नेक्स्ट डे। ये काम करता है। अगर मैं इसका नेक्स्ट मंथ निकालता हूँ, नेक्स्ट मंथ क्या काम करता है, क्योंकि ये डे की हायरार्की है तो डे की हायरार्की में देख लेता हूँ कि ये काम करता है कि नहीं। एरर दे देगा क्योंकि उसको मंथ चाहिए और उस मंथ की आगे वो शो करवाएगा नेक्स्ट मंथ। अगर कोई ऐसा मंथ है, ये हम मईयर में यूज़ करके देख लेंगे नेक्स्ट मंथ क्या आउटपुट निकालता है। यानी प्रीवियस मंथ जो निकाल रहा था उसकी जगह पे आप नेक्स्ट मंथ करेंगे तो वो आपको अगले मंथ का दिखा देगा। प्रीवियस मंथ हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट मंथ मईयर में शो हो जाएगा। और इसके अलावा क्या है जी, ओपनिंग बैलेंस ईयर है, पैरेलल पीरियड प्रीवियस डे, ये ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस वाले सारे। सेम पीरियड लास्ट ईयर अभी हमने किया, स्टार्ट ऑफ मंथ, स्टार्ट ऑफ क्वार्टर, स्टार्ट ऑफ ईयर, ये भी हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। टोटल एमटीडी भी कर चुके हैं। तो आज टाइम इंटेलिजेंस में जो मोस्ट कॉमन है बाकी रह गए हैं जो बहुत यूज़ होते हैं वो हम यूज़ करेंगे। एक है डेट्स ऐड और डेट बिटवीन। डेट ऐड हमने पढ़ लिया है, डेट ऐड क्या काम करता है। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी जी आ रही है आवाज। इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है ना? जी जी रिकॉर्डिंग हो रही है। डेट्स ऐड क्या काम करता है जी, रिटर्न टेबल डेट कंटेन ए कॉलम ऑफ डेट। मैं वैसे रिकॉर्डिंग भी देख लेता हूँ। हाँ, हो रहा है। डेट कंटेन ए कॉलम ऑफ डेट शिफ्टेड आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड इन टाइम बाय द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ इंटरवल फ्रॉम द डेट्स इन द करंट कॉन्टेक्स्ट। बेसिकली आपने इससे पहले ई डेट का फॉर्मूला पढ़ा था। ई डेट के फॉर्मूले में सिर्फ एक पैरामीटर आता है जो कि मंथ का है। बस मैं यहाँ पे आता हूँ ई डेट के फॉर्मूले में। ई डेट का फॉर्मूला क्या करता है कि जस्ट आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है मंथ की, कितने मंथ आपने आगे जाना है, कितने मंथ आपने पीछे जाना है। तो ये सिर्फ ई डेट आपको दे रहा था सिर्फ मंथ लेवल पे डेट की मूवमेंट आगे और पीछे। लेकिन डेट ऐड क्या करने जा रहा है आपके साथ, डेट ऐड करता है कि आप डे, जो इंटरवल आप सेलेक्ट करेंगे डेट हायरार्की का, उसके अकॉर्डिंगली आपको मूव करवाएगा। मसलन अगर मैंने डे वाइज मूव करना है तो मैं ई डेट नहीं यूज़ कर सकता। इस तरह अगर मैंने क्वार्टर वाइज मूव करना है डेट को आगे तो मैं ई डेट नहीं यूज़ कर सकता। इसी तरह ईयर वाइज मैंने आगे मूव करना है या पीछे मूव करना है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों जगहों पे, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, आगे और पीछे अगर मैंने डेट को लेके जाना है तो फिर मुझे ई डेट फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो उसके अगेंस्ट में मुझे डेट ऐड यूज़ करना पड़ेगा। डेट ऐड के हमारे 3 पैरामीटर्स हैं और तीनों के तीनों ही हमारे मैंडेटरी फील्ड हैं। एक पहला आ जाता है डेट का कॉलम आपने पास करना है, दूसरा आपने कितने नंबर ऑफ इंटरवल पास करना है, और इंटरवल क्या रखना है आपने। फर्ज करें मैंने अगर डेट को 3 मंथ पीछे लेके जाना है तो ई डेट में मुझे मंथ की फैसिलिटीज तो अवेलेबल है, तो मैं ई डेट भी यूज़ कर सकता हूँ, डेट ऐड भी यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन अगर फर्ज करें मुझे 5 7 दिन जो है ना 7 डेज, मुझे डेट को आगे पीछे मूव करवाना है 7 डेज,
7 डेज के लिए मैं फिर डेट ऐड यूज़ करूँगा। यहाँ मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे मैं अपना कैलेंडर की डेट में डेट का कॉलम पास कर दूंगा, यहाँ पे कैलेंडर की डेट आ जाएगी। और कितने नंबर ऑफ मुझे बैकवर्ड जाना है तो मैं यहाँ पे -7 कर दूंगा। मैं उतने, सर और ये यहाँ पे, इंटरवल्स नंबर ऑफ डेज है। हाँ यहाँ पे मुझे जो अब इंटरवल है ना उसकी फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है। क्या फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है कि मैं ईयर वाइज भी मूव कर सकता हूँ, क्वार्टर वाइज भी मूव कर सकता हूँ, मंथ वाइज भी कर सकता हूँ, डे वाइज भी कर सकता हूँ। ई डेट बस क्या काम कर रहा था, ई डेट का हमें ये जो फंक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ किया हमने, वो हमें सिर्फ मंथ वाइज कर रहा था। सिर्फ मंथ वाइज हम मूव कर रहे थे आगे और पीछे। लेकिन डेट्स ऐड क्या काम करेगा, डेट्स ऐड हमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड लेके जाएगा। लेकिन हमें इंटरवल की फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है कि क्या हम डे वाइज मूव करना चाह रहे हैं, मंथ वाइज मूव करना चाह रहे हैं, या क्वार्टर वाइज या ईयर वाइज मूव करना चाह रहे हैं। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिल जाती है। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको एक एक्सरसाइज में ले जाके। मसला मैं यहाँ पे यूँ फर्ज करें, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक और है। जहाँ मैं ये चाहता ये हूँ कि फर्ज करें मैं यहाँ पे आके इस डेट हायरार्की को यहाँ टेबल में ले आता हूँ और इसको सेल्स में यहाँ पे शो करवा दूँ। अब फर्ज करें मैं ना इसके अकॉर्डिंगली जो डेट आ रही है ना, डेट आ रही है वो मैं -7 करके फर्ज करें 7 दिन पीछे वाली डेट लेके आना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डेट ऐड का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं क्योंकि अभी डे वाइज देखना चाह रहा हूँ तो मंथ क्वार्टर की इतनी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इस तरह कर लेता हूँ। क्या मैं एक मुहैया क्रिएट करता हूँ और मैं अपना यहाँ पे लास्ट डेट देखना चाह रहा हूँ उसके। तो क्योंकि मेरा डेट ऐड क्या काम करता है, मुझे रिटर्न करता है एक रेंज को, और रेंज को मैं यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर सकता। यानी ये जो मेरा फिल्टर कॉन्टेक्स्ट है इसके एक सेल के अगेंस्ट में एक वैल्यू आएगी, पूरी रेंज नहीं आएगी। इसके लिए मुझे यहाँ पे इसको स्केलर बनाने के लिए बाद में मैं यूज़ करता हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फर्स्ट करें मैं यहाँ पे डेट सेट का फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं कैलेंडर की डेट को पास कर रहा हूँ या ऑर्डर डेट पास कर रहा हूँ। ठीक है, ऑर्डर डेट पास कर रहा हूँ यहाँ पे। अब मैं डेट को कितने इंटरवल पीछे लेके जाना चाह रहा हूँ, -7, और मेरा जो इंटरवल है वो है डे। अच्छा, जैसे मैं इसको एंटर करूँगा और मैं इसको यहाँ पे ड्रॉप करूँगा, क्यों, ये जो अभी मेरी है ना -7 करके एक पूरी रेंज रिटर्न कर रहा है। जब मैं फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में आऊँगा तो यहाँ पे जो 4 जून है, 4 जून से -7 करने के बाद ये मुझे 7 डेट्स का एक कॉलम देगा, क्योंकि ये रिटर्न क्या करता है, रेंज रिटर्न करता है। मैंने बताया ये रेंज फंक्शन है। जैसे मैं इसको यहाँ पे प्लॉट करना चाहूँगा तो सिंगल वैल्यू के अगेंस्ट में सिंगल वैल्यू, अगर मैं इसकी आपको डिटेल दिखाऊँ तो ये कह रहा है कि टेबल ऑफ मल्टीपल वैल्यू सप्लाइड वेयर अ सिंगल वैल्यू वाज एक्सपेक्टेड, कि एक सिंगल वैल्यू एक्सपेक्टेड थी और वो पूरी की पूरी रेंज जो है वो यहाँ पे एक सेल में नहीं शो हो रही हो सकती। इसलिए ये जो है ना ये आप फंक्शन स्केलर करके लेके आए इधर। इसको मैं यहाँ पे अब लेके आऊँगा स्केलर करके वैल्यू। फर्ज करें मैं यहाँ पे इसको लास्ट डे का एक फॉर्मूला है उसको यूज़ कर लेता हूँ और इसको लास्ट डेट में लेके आता हूँ और फिर मैं यहाँ पे इसको प्लॉट करता हूँ। तो ये मुझे एक वैल्यू बता रहा है। अब ये मुझे वैल्यू क्या बता रहा है कि जो इसकी रेंज निकली थी उसकी लास्ट डेट क्या आई है। वो एक स्केलर वैल्यू आई है ना, एक सिंगल वैल्यू आई है। अगर मेरी बात को समझ रहे हैं ना, ये पूरी रेंज दे रहा है मुझे 7 दिन की।
इसका जो टेबल बन रहा है इमेजिनरी बन रहा है, उस इमेजिनरी के अंदर ये 7 डेट मुझे शो करवा रहा है, ठीक है। उन 7 में से जो आखिरी डेट है ना वो मुझे यहाँ पे ये शो करवाएगा। मिसाल के तौर पे मैं ये यकम फरवरी है, यकम फरवरी के 7 दिन पीछे जाता हूँ, तो 7 दिन पीछे जाने के बाद, यकम फरवरी है ना ये, पहले मुझे ज़रा इसको अलाइन करने दें। अब ये क्या काम कर रहा है कि जब मैंने इसको यकम फरवरी यहाँ पे पास किया, तो ये यकम फरवरी के -7 डेज पीछे जाएगा। -7 डेज पीछे जाने का मतलब ये है कि ये 31 जनवरी, और इसी तरह 31 के बाद जो 7 डेज पीछे आएंगे, उसकी जो लास्ट डेट आएगी वो 25 आएगी। मिसाल यहाँ पे मैं कैलेंडर ओपन करता हूँ, यहाँ पे बेहतर पता चलेगा। इसमें अगर मैं यकम फरवरी पे आता हूँ, यहाँ पे यकम फरवरी में, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये जो लास्ट डेट अब आ रही है ना इस रेंज की, ये मुझे रिटर्न करवा के यहाँ पे देगा, ठीक है। इसी तरह मार्च की जो लास्ट डेट आएगी 7 माइनस करके, वो ये यहाँ पे डिस्प्ले करवाएगा। अच्छा, ये जो मॉडल में अवेलेबल है वो शो करवाएगा, जो कैलेंडर वाली वो नहीं शो करवाएगा। अब मॉडल में कौन सी डेट अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली ये मुझे दिखाएगा। तो डेट ऐड ये फंक्शन काम करता है। इसके अलावा डेट ऐड को हम कैलकुलेट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आता हूँ, और मैं लास्ट 3 मंथ बैक जाके सेल्स को देखना चाह रहा हूँ, बैक सेल। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट का फंक्शन यूज़ करता हूँ, सम करवाता हूँ सेल्स, और इसके बाद डेट ऐड। अब डेट ऐड में मैं डेट पास करूँगा जो भी मेरे पास अवेलेबल है, जिसका फ़िल्टर बना हुआ है, कॉमा नंबर ऑफ इंटरवल में -3 पीछे जाना चाह रहा हूँ, और इस दफ़ा मेरा मंथ जो इंटरवल है वो मंथ है। यहाँ पे आके मैं डेट को ख़त्म कर रहा हूँ, मैं ईयर और मंथ के अकॉर्डिंगली देखना चाह रहा हूँ। जो मेरा नया मैयर बना है वो यहाँ पे इधर चला गया, लास्ट 3 मंथ पे है। अच्छा, इसको डेट ऐड ने क्या किया है कि मुझे लास्ट 3 मंथ बैक जाके जो सम आ रहा था उसको यहाँ पे ये डिस्प्ले कर रहा है। मसलन मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं अप्रैल में हूँ, अप्रैल मैंने यहाँ पे पास किया है। इसको मैं इस तरह बता देता हूँ। यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें मैंने अप्रैल पास किया है, AAPR, अगर फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे अप्रैल पास किया है, तो ये मुझे अप्रैल से 3 माह पीछे ले जाके एक रेंज उसकी दे देगा मंथ वाइज। तो वो मंथ वाइज जो मंथ वाइज जो ड्यूरेशन आएगी डेट की, तो मैं बाद में सम कर लूँगा। यानी ये अप्रैल के पीछे 3 माह जाके क्या वैल्यू रिटर्न करेगा मुझे, अप्रैल से 3 माह अगर मैं पीछे जाता हूँ तो मुझे ये जनवरी की रिटर्न करेगा यहाँ पे। इसी तरह अगर मेरी मई है तो मई में ये मुझे फरवरी की रिटर्न करेगा। सही है। अगर मेरा जून है तो लास्ट 3 मंथ कौन से बन रहा है, मार्च बन रहा है, तो ये मार्च का यहाँ पे मुझे डिस्प्ले करेगा। ठीक है, ये चार्ट पे। तो डेट ऐड फंक्शन फ्लेक्सिबल है अगर हम उसको डिफरेंट इंटरवल देते हैं और डेट को आगे पीछे मूव करवाते हैं। इसमें हम डे वाइज भी कर सकते हैं, मंथ वाइज भी कर सकते हैं, और ईयर वाइज भी कर सकते हैं। इन तीनों की फ्लेक्सिबिलिटी है डेट ऐड के अंदर, जो कि ई डेट के अंदर नहीं है। सही है, बात समझ में आई है कि नहीं? ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा रह गया है वो है डेट्स एंड पीरियड।
कोई 10 मिनट की ब्रेक कर लें या इसको ख़त्म करके बस करें? ये मैं कह रहा हूँ ख़त्म कर ही दें इसको, डेट्स एंड पीरियड को कर देते हैं। अच्छा, डेट्स इन पीरियड के लिए हाँ खर्च को कर। हाँ, डेट्स इन पीरियड क्या काम करता है? ये भी एक टेबल डेट कंटेन ए कॉलम ऑफ डेट, ये भी डेट फिल्टर है। कॉलम ऑफ डेट दैट बिगिंस विद अ स्पेसिफाइड स्टार्ट डेट, आपने सिर्फ स्टार्ट डेट बताना है उसको, कंटिन्यूस, और ये कंटिन्यू रहती है रेंज फ्रॉम द स्पेसिफाइड नंबर एंड टाइप ऑफ डाटा डेट इंटरवल। अच्छा, डेट ऐड में एक मसला था। डेट ऐड में मसला ये था कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम पास कर रहा था, लेकिन मैं कोई एक स्पेसिफाई उसको डेट नहीं बता सकता था कि भाई इस डेट रेंज में स्टार्ट हो जाओ एक स्टार्ट डेट से, और फिर उसके अकॉर्डिंगली पूरे इंटरवल को मुझे रेंज बना के दे दो। तो डेट्स इन पीरियड के अंदर एक एडिशनल चीज़ आ गई कि स्टार्ट डेट। हम उससे स्टार्ट डेट खुद से बताएंगे कि भाई यहाँ से स्टार्ट करो और कितने नंबर ऑफ इंटरवल आगे मूव करो या पीछे मूव करो, और उस डेट को किस इंटरवल के अकॉर्डिंगली तुमने मूव करना है, मंथ वाइज करना है, ईयर वाइज करना है या डे वाइज करना है। इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी डेट्स एंड पीरियड में आ गई है हमारे पास स्टार्ट डेट की, कि हम उसको एक स्पेसिफाइड स्टार्ट डेट जो है ना वो मेंशन करेंगे कि यहाँ से तुम स्टार्ट हो और यहाँ से स्टार्ट होने के बाद इतने इंटरवल आगे या पीछे मूव करो। अच्छा, ये डेट्स इन पीरियड यूज़ होता है हमारा रोलिंग एवरेज के लिए। रोलिंग एवरेज या इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए मैंने ये एक स्लाइड ली है। अच्छा, रोलिंग एवरेज क्या होता है? इट इज़ आल्सो कॉल्ड मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज भी हम इसको कहते हैं। Rolling average help provide a smooth way of trends and can eliminate some of the fluctuation noise created by a more granular time period. अच्छा, अगर आपने क्रिकेट मैच देखा हो तो उस क्रिकेट मैच के अंदर पहले फर्ज करें पाकिस्तान इंडिया का है, तो पहले एक टीम बारी लेती है तो उसका एक ग्राफ आ रहा होता है, लाइन ग्राफ आ रहा होता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली हमारा पाकिस्तान चेज कर रहा होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारी भी डेट आ रही होती है। और वो किस तरह बनती है? पिछली वैल्यू प्लस करके पिछले जितने ओवर में स्कोर हुआ था उसको सम करके वो एक लाइन बन रही होती है। तो ये रोलिंग एवरेज भी इसी तरह काम करती है कि असल में अगर हम ग्राफ को लाइन में शो करवाएं, मसलन मैं यहाँ पे शो करवाता हूँ डे वाइज, आपको ग्राफ शो करवाता हूँ लाइन का, मैं यहाँ पे इसको सम और सेल्स को करवाता हूँ। अगर मैं आपको इंसिडेंट वाइज शो करवाऊँ तो इसमें काफ़ी फ्लक्चुएशन होती है। अगर मैं डे वाइज दिखाऊँ तो ये काफ़ी फ्लक्चुएशन है। इस फ्लक्चुएशन से कुछ इतना आइडिया नहीं लग रहा होता कि भाई डे वाइज सेल किस तरह जो है वो हमारी डे वाइज एवरेज सेल कितनी चल रही है। तो ये फ्लक्चुएशन ऑफ डाटा जो है वो नॉइस क्रिएट करता है। इस नॉइस से कुछ खास समझ में नहीं आ रही होती डाटे को देख के, तो हम क्या करते हैं, रोलिंग एवरेज ले लेते हैं। मसलन हर डे जितने भी 2-3 दिन की डेज को सम कर लेते हैं, और फिर जो हमारा रोलिंग अभी मैयर बनेगा उसको हम ड्रॉ करेंगे तो वो ज़्यादा मीनिंगफुल होता है। वो पता चल रहा होता है कि हमारी जो सेल्स है वो 16 और 14 के दरमियान में आ रही है, और उसकी एक स्मूथ लाइन आ रही होती है। इसलिए हम रोलिंग एवरेज और मूविंग एवरेज ई कॉमर्स के अंदर बहुत यूज़ करते हैं, या डेट इंटेलिजेंस के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये। वो यही बात कर रहा है कि ये लाइन जो है वो स्मूथ हो जाती है, ट्रेंड स्मूथ हो जाते हैं, और इसमें फ्लक्चुएशन नॉइस जो क्रिएट हो रही होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसका मूविंग एवरेज का फ़ायदा ये है। इन सेल द रोलिंग एवरेज एलिमिनेट सीजनल चेंजेस, जो सीजनल चेंजेस आती हैं, जो हमारे आउटलायर्स आते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। किस तरह कैलकुलेट करते हैं? अगर मैं आपको यहाँ पे, अच्छा ये क्या मैं दिखा रहा हूँ, आपने जितनी वैल्यूज उसको पास की हैं डिवाइडेड बाय उसका डिस्टिंक्ट काउंट होगा। पहले सम करवा लें, एवरेज किस तरह निकलती है, सारी वैल्यूज़ का सम और डिवाइडेड बाय उतने नंबर ऑफ इंसिडेंट्स को हम डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास मूविंग एवरेज आ जाती है। मैं समझा देता हूँ आपको अगर यहाँ पे नहीं है तो। अच्छा, सबसे पहले हम मूविंग सम को वैल्यूएट कर लेते हैं। अच्छा, ये वैसे मैंने लिखा भी हुआ है। इस डेक्स को देख लेते हैं, ये डेक्स मैंने लिखा भी हुआ है। सबसे पहले हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। यहाँ से देख, कैलकुलेट करना है, सम डालना है डेट्स एंड पीरियड, और उसमें डेट पास कर देनी है।
और हमने उसको स्टार्ट डेट बतानी है कि कौन सी स्टार्ट डेट से तुमने स्टार्ट करना है, और फिर -3 करना है, और फिर मंथ के अकॉर्डिंगली हमने इसको देखना है। तो वैसे मैं आपको थोड़ा सा इसको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने टोटल सम निकाला हुआ है, और यहाँ पे मैंने डिस्टिंक्ट काउंट निकाला हुआ है। इसको वैसे देख लेते हैं। मैं यहाँ पे आगे डेट को ड्रॉ कर रहा हूँ, और यहाँ पे सेल को दिखा रहा हूँ। इसको मैं टेबुलर फॉर्म में ले रहा हूँ। यहाँ से क्वार्टर और डेज ये निकाल रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे डेक्स इस तरह लिखना चाह रहा हूँ, ये इस तरह। मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर मैं कोई पीरियड मेंशन करूँ, और फर्ज़ करें मैंने इंटरवल मेंशन किया है यहाँ पे 3 मंथ का, मैं 3 मंथ का इंटरवल में मेंशन कर रहा हूँ कि -3 3 माह जितनी पीछे वैल्यूज़ आ रही हैं ना, उसको अकोमोलेट कर दो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं मार्च में हूँ, तो मेरी मार्च की वैल्यू और फरवरी की वैल्यू और जनवरी की वैल्यू, ये तीनों वैल्यू जो हैं मेरी सम अप हो जाए, और मुझे मार्च के अगेंस्ट में ये सम हो के मार्च के अगेंस्ट में यहाँ पे मिल जाए। ठीक है। तो ये पिछली वैल्यूज़ को अगर सम करना हो, तो सम करने के लिए मुझे इंटरवल चेंज करना पड़ेगा, यानी मुझे बताना पड़ेगा कि जो मैंने डेट रेंज लेनी है वो कितनी रेंज लेनी है। 1 जनवरी से लेके मुझे 31 मार्च तक की डेट को लेना है। फिर उन डेट की रेंज को मैं सम करवा लूँगा, और सम करवाने के बाद मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3 कर लूँगा। 3 का कहने का मतलब है डिस्टिंक्ट काउंट ले लूँगा, इसकी डेट्स का डिस्टिंक्ट काउंट आएगा। इसमें जितनी डेट्स आ रही हैं, फ़र्ज़ करें आ रही हैं 30 और 30 60 3 90 आ रही हैं। तो यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें डेट रिपीटेड नहीं है, तो 90 डिवाइडेड बाय 90 आ जाएगा, तो मेरे पास उसकी एवरेज आ जाएगी। इसको कहते हैं मूविंग एवरेज। मूव कर रहा होता है, यानी मैं नेक्स्ट मूव करूँगा तो पिछला अकोमोलेट हो जाए, फिर नेक्स्ट मूव करूँगा तो पिछला अकोमोलेट हो जाए। लेकिन तीन तीन वैल्यू से ज़्यादा ना हो अगर मैं उसको इंटरवल मेंशन कर रहा हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक डेक्स लिख लेता हूँ। इसका नाम मैं रख रहा हूँ मूविंग एवरेज। एवरेज निकालने के लिए पहले मुझे सम निकालना पड़ेगा, सम को फिर डिस्टिंक्ट काउंट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले सम निकाल लेते हैं। मैं वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ लास्ट 3 मंथ सेल्स। कैलकुलेट कर रहा हूँ सम सेल्स, और यहाँ पे डेट्स इन पीरियड। डेट्स इन पीरियड क्या काम करता है? रिटर्न द डेट फ्रॉम द गिवन पीरियड। अब इसके सामने जनवरी आएगा, और उसके बाद जो मैंने इंटरवल मेंशन किया होगा उसके अकॉर्डिंगली इंटरवल निकाल के मुझे देगा। अच्छा, सबसे पहले वो कह रहा है डेट पास करो। डेट मेरे पास यहाँ पे ऑर्डर्स डेट्स के नाम से है। उसके बाद वो कह रहा है जी यहाँ पे स्टार्ट डेट मेंशन करो। स्टार्ट डेट के लिए मैं यहाँ पे लास्ट डेट का फॉर्मूला यूज़ करूँ। ये क्यों कर रहा हूँ ये भी मैं आपको बताता हूँ। कितने नंबर ऑफ इंटरवल मैंने पीछे जाना है, और क्या डे वाइज जाना है कि मंथ वाइज जाना है। मेरा एनालिसिस मंथ वाइज है, तो मैं मंथ ही यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। इसको मैं एग्जीक्यूट रिटर्न करवा लेता हूँ। इसमें वेरिएबल मैंने मुझे वेरिएबल लॉजिक यूज़ करनी है। टोटल फिलहाल सेल्स निकाल।
यार इसको डेट से ऐड किसने कर दिया? मैं यूज कर रहा था डेट्स इन पीरियड। स्टार्ट डेट में उसको बता रहा हूँ अभी यहाँ से स्टार्ट करना है और कितने नंबर ऑफ इंटरवल पीछे जाना है, 3 और मंथ वाइज। डेट इन पीरियड क्या काम करता है, एक स्टार्ट डेट उसको हम दे देते हैं और एक इंटरवल बता देते हैं। अब स्टार्ट डेट भी है और एंड डेट भी है उसके पास एक तरह की। स्टार्ट इंटरवल क्या है कि उसकी जो लास्ट डेट आ रही है वहाँ से स्टार्ट करना है। यानी अगर फर्ज करें मैं अप्रैल में हूँ तो अप्रैल की लास्ट डेट क्या आएगी, 30th अप्रैल। अब 30th अप्रैल से शुरू करके -3 करो और जो मंथ 3 माह पीछे जाके ना, मुझे जो डेट आ रही है वहाँ से मुझे सम करके दो। ये जो रेंज मुझे दो और उसके अकॉर्डिंगली मुझे सम करके दो। इसने क्या काम किया है कि 476, यहाँ पे 476 आ रहा है, लेकिन जो यहाँ पे आ रहा है फरवरी, वो 476 प्लस 405 आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे मार्च के बाद जब मार्च आएगा तो तीन वैल्यूज जमा होंगी, 491, 405 और 476। इन तीनों का सम आके मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन जैसे ही अप्रैल शुरू होगा तो अप्रैल से ये लास्ट 3 मंथ ऊपर जाएगा, तो जनवरी स्किप हो जाएगा यहाँ से। जब अप्रैल में ये अप्रैल के कॉन्टेक्स्ट में आएगा तो अप्रैल के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये जो जनवरी है ये स्किप हो जाएगा। हमारी जो तीन वैल्यूज आएंगी जमा होके वो आएंगी फरवरी, मार्च और अप्रैल की। इनकी तीन वैल्यूज प्लस आउट होके आएंगी। इसी तरह नेक्स्ट जोन भी इसी तरह ही है, डेट इन मतलब पीरियड। हर जी जी। मतलब हर 3 महीने का ये मतलब बैलेंस शो कर रहे हैं ना? हाँ, क्योंकि मैंने ये 3 मेंशन किया था उसको कि तुमने -3 ही जाना है। यानी अगर यहाँ पे आया तो -3 पीछे वाली तो है ही नहीं कोई वैल्यू, इसलिए उसने वही वैल्यू लिख दी है प्लस करके। अच्छा, यहाँ पे आया तो -3 जाना था उसने पीछे, लेकिन उसके बाद दो वैल्यूज अवेलेबल हैं, तीसरी वैल्यूज अवेलेबल नहीं है, तो उसने दो वैल्यूज को प्लस करके, क्योंकि मैंने सम का यहाँ पे फॉर्म प्लस करके मुझे यहाँ पे दे दिया। सही है। तो डेट इन ठीक है, पीरियड ठीक। क्या काम करता है, मैं वो आपको बताना चाह रहा था कि डेट इन पीरियड यहाँ पे करता ये है कि जो आप यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे और यहाँ पे जो इंटरवल मेंशन करेंगे, ये स्टार्ट हो जाएगा और उससे डेट बनाता चला जाएगा इसके दरमियान में। स्टार्ट डेट से शुरू करके -3 पीछे जाना है, और -3 मंथ फर्ज करें यहाँ पे अप्रैल है। ठीक है, अप्रैल की कॉन्टेक्स्ट चल रहा है अप्रैल का। तो ये अप्रैल की पहले लास्ट डेट निकालेगा। क्या आएगी अप्रैल की लास्ट डेट, 30 अप्रैल। ठीक है, 30 अप्रैल से शुरू करेगा और अगली डेट क्या मेंशन करेगा यहाँ पे, 29 अप्रैल। फिर क्या मेंशन करेगा, 28। फिर क्या मेंशन करेगा, 27। इस तरह कितना पीछे जाएगा, ये 3 मंथ पीछे जाएगा। और क्या करेगा, जो आखिरी डेट आएगी ना इसकी फर्ज करें, वो आएगी 30th जनवरी। ये इसकी लास्ट डेट आएगी। कैसे, ये पूरा अप्रैल का महीना गया, एक मंथ कंप्लीट हुआ अप्रैल में। अप्रैल का, अप्रैल के अंदर क्या हुआ हमारा, एक महीना पूरा हो गया। मार्च के अंदर हमारा मार्च हो गया मार्च 2 हो और गया, फिर और फरवरी हमारा फरवरी हो गया। तीसरा मंथ पूरा हो जाएगा। लेकिन इसने अकॉर्डिंगली किस डेट के अकॉर्डिंगली जाना था, 30th अप्रैल के अकॉर्डिंगली जाना था। ये जो 30 अप्रैल के बाद डेट आ रही है ना, वो हम्म। वो जो डेट आ रही है ना, ये यहाँ पे 31 आएगा।
एक दिन पीछे और जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली ये पीछे जाएगा। वो 3 महीने पीछे जाएगा ये। हाँ, 3 माह पीछे जाके एक रेंज क्रिएट कर देगा, और वो रेंज हमारी चली जाएगी सामने। तो डेट्स इन पीरियड में डेट ऐड के मुकाबले में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ गई कि हम उसको डेट खुद से मेंशन कर रहे हैं। वहाँ पे डेट ऐड में डेट स्टार्ट डेट नहीं बता रहे थे, जस्ट यहाँ पे कॉलम पास किया, -3 गए और मंथ चले गए। तो यहाँ पे आप और भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। मसलन मैं यहाँ पे कहता हूँ नेक्स्ट डे करके लास्ट डे के बाद एक और डे ऐड कर लो, तो यहाँ पे एक और फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाएगी कि मैं उसको डेट को आगे पीछे मूव करवा रहा हूँ कि भाई तुम उससे अगले एक दिन चले जाओ। तो जैसे ही उससे अगले एक दिन चलेंगे तो वैल्यू उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। ठीक हो गया। इमरान भाई आज यहीं तक ही रखते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस भी कर सकें। हाँ, बस ये एवरेज निकालनी है, साम निकल आया, बस एक डिस्टिंक्ट काउंट निकालना है। अच्छा, यहाँ पे अगर बस देख लें कि यहाँ पे नॉन ब्लैंक वैल्यूज़ के अगेंस्ट में भी वो सम दे रहा है। अगर कोई नॉन ब्लैंक वैल्यू आ रही है, यानी यहाँ पे ब्लैंक वैल्यू आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको वैल्यू का सम नहीं देना चाहिए। तो वो इफ़ का मैंने यहाँ पे यूज़ किया था। मैं आपको डेक्स दिखा देता हूँ। इफ़ बाकी चीज़ वही है जो यहाँ पे मेंशन हुई हुई है, ठीक है। बस मैंने इफ़ की कंडीशन लगाई है कि वो सबसे पहले चेक कर ले, किसको चेक कर ले, सेल्स की वैल्यू को। जो इसके अंदर सेल की वैल्यू है, अगर वो ब्लैंक नहीं है तो वो कैलकुलेशन करे, अगर वो ब्लैंक है तो वो जस्ट उसको ब्लैंक कर दे। जैसे मैं यहाँ पे इसको अगर फर्ज करें, जो मैंने ये फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे करता हूँ, तो ब्लैंक के अगेंस्ट में ब्लैंक आएगी, वैल्यू नहीं आएगी। उसके लिए बस इफ़ का फार्मूला यूज़ करना है। और इस ब्लैंक क्या करता है, चेक करता है टोटल सेल के अंदर कि टोटल सेल के अंदर हमारी कितनी ब्लैंक वैल्यू है, ब्लैंक वैल्यू है या नहीं है। अगर इस ब्लैंक ब्लैंक है तो वो ब्लैंक नोट के साथ नोट ब्लैंक आ जाएगी। नोट ब्लैंक वैल्यू अगर आती है, ट्रू केस में ये फॉर्मूला चले, और अगर नोट ब्लैंक नहीं है तो वो ब्लैंक पास कर दो। अगर ब्लैंक वैल्यू आ गई तो ब्लैंक पास कर दो। सेल मैंने निकाल दी है, डिस्टिंक्ट काउंट भी उसी तरह निकलना है। यहाँ पे बस डिस्टिंक्ट काउंट का फॉर्मूला यूज़ करना है, और ऑर्डर डेट के अंदर हमने इसके मंथ के अकॉर्डिंगली वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हायरार्की देनी है वो हमने मंथ की देनी है। बाकी फंक्शन वही है, डेट्स एंड पीरियड वाला ही है, इसको पास करना है। और उसके बाद हमने टोटल सेल को डिवाइड कर देना है डिस्टिंक्ट काउंट के साथ, तो हमारी ये एवरेज आ जाएगी, जो कि यहाँ पे आई भी हुई है। अब मैं अगर इस एवरेज को प्लॉट करता हूँ अपनी फ्लक्चुएशन वाले ग्राफ के अंदर, बनाया था कहीं पर, हाँ ये। अब फर्ज करें मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज को प्लॉट करता हूँ। मूविंग एवरेज ये और है, वो देख लेने दे कौन सी, हाँ ये है। अगर मैं इसको यहाँ पे पास करता हूँ और इसको एक लाइन में शो करवाता हूँ ऑर्डर डेट के साथ, तो ये एक स्मूथ लाइन शो करवा रही है इस मैयर के साथ मुझे, कि ये इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। आइडिया है कि भाई 2022 से 2023 तक जो डेक्लाइन आ रहा है वो एक स्मूथ लाइन के थ्रू आ रहा है। फ्लक्चुएशन से कुछ आइडिया नहीं हो रहा था कि ये एवरेज डालने से, रोलिंग एवरेज डालने से ये आ रहा है कि ये हमें शो करवा रहा है कि हमारी जो लाइन है वो स्मूथ है। आज इसको इधर ही क्लोज करते हैं। नेक्स्ट जो है ना, जी। हमें और एक क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जो हम कल से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। इसमें कोई और ले लेते हैं जिसको हम यूज़ करें आगे चल के। हम कौन सी? फिल्टर फंक्शंस को ले लेते हैं। अब आपको लुकअप वैल्यू फिल्टर फंक्शंस के जो है ना, वो कुछ चीज़ें मैं आपको कल से शुरू करवा दूँ। ये मैं फ़ाइल आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप इसको ज़रा